अभी आप रेंट और बाय की बात कर रहे थे ना, हाँ। उसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप कैसे कंपेयर करते हो? म्यूचुअल फंड बेटर है एनी डे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 100% से ज्यादा श्योर हूं कि आप म्यूचुअल फंड में कभी उतना पैसा डालोगे नहीं जितना आप अपनी ईएमआई पे डालने वाले हो। हाँ बिल्कुल। यू आर नेवर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच मनी आप में, क्योंकि ना घर क्या है ना, घर की एक कन्फर्मिटी स्टैब्लिश हुई है, घर खरीदने की कन्फर्मिटी स्टैब्लिश हुई है अक्रॉस जनरेशन। ये कन्फर्मिटी स्टैब्लिश का मतलब क्या है? मतलब मैं 60 साल पुराने जी हमारे दादा परदादाओं की जमीन रखी है, तो मैं ऐसे बैठूंगा यहाँ। कभी आपने ये नहीं सुना होगा जी मेरे ज्यादा परदादाओं के स्टॉक्स रखे हैं, जिनके रखे हैं उनकी 2-3 एमआरएफ की कहानी आई थी मेरे दादा के, वो कागज निकल के आए 200 करोड़ के निकले। वो रेयर है, बहुत रेयर है। क्यों? उस टाइम पे इन्वेस्टिंग नहीं होती थी। तो उस टाइम पे साधन सिर्फ एक था, दैट वाज प्रॉपर्टी। आज से 20 साल 15 साल पहले भी, 10 साल पहले भी सिर्फ एक साधन था, दैट वाज प्रॉपर्टी। म्यूचुअल फंड अभी चालू हुआ, अवेयरनेस शुरू हुई, तो अब सब डाल रहे हैं पैसे। एक मुझे यहाँ पे भी लगता है कई बार सब डाल रहे हैं पैसे अब जब सब डाल रहे होते पैसे, वैसे ही मैं डर जाता हूँ कि सब डाल रहे हैं, लेकिन उतने भी नहीं डाल रहे। लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है इसकी, डलना चाहिए, पैसा और आना चाहिए मार्केट। इसमें ये डर जाता हूँ मतलब क्यों? जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रो हो रही होती है ना पूरी मार्केट तो मुझे डर लगने लग जाता है वहां से। क्यों सर? ऐसा है कि ऐसा जैसे अभी 4 जून के इलेक्शन पे बहुत प्रो थी मार्केट, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो वो झटका सबने झेल लिया, सारे रिटेलर्स ने झटका झेला बहुत तगड़ा वाला। मैं 21 मई को किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये अभी देखना तुम झटका क्या लगेगा। और मैं उस दिन बात कर रहा था, मैंने कहा इतना प्रो रखे हैं ना ये, इतना प्रो रखे रिटेलर्स कि जिसको पैसे बनाने हैं ना, जो 500 600 1000 10,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है मार्केट के लिए ना, जिसको पैसे बनाने हैं उसको पता है क्या होने वाला है। ये जो आप कह रहे हो प्रो हो रखा है रिटेलर, इसका क्या मतलब है? प्रो हो रखा है मतलब कि पैसा बनेगा 4 तारीख को खूब। हाँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट पर। प्रो हो रखा है कि पैसा डाल, तो बनेगा ही, पैसा डाल। तो जब ऐसी प्रोनेस आती है ना किसी चीज के लिए कि होगा और सबकी आ रही होती है, तो फटता है। तो उस टाइम पे कुछ लोग, वो आपने 80-20 पुरीतोस प्रिंसिपल देखा है ना, उस टाइम वो 20% लोग ये सोच रहे होते हैं 80% वाला हमारे पास कैसे आएगा। तो बस वो 20% की तरह आप जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे उस दिन समझ में आएगा अच्छा क्या है। अब यहाँ इस जगह पे हम जहाँ बैठे हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस रॉकेट हो रखे हैं। तो इस टाइम कई लोग बोल रहे खरीदो खरीदो खरीदो, और वो कई लोग सिर्फ और सिर्फ वो हैं जिनको बेचनी है, पहला। और दूसरा जो उस बैकग्राउंड से निकल के आते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आते हैं। बट आप लॉन्ग रन पे देखो, और सब कह रहे हैं मेरे प्रॉपर्टी जी मैंने 1 करोड़ की खरीदी, 2 करोड़ की हो गई। 2 करोड़ की हो गई मतलब कहाँ हो गई? आप बेचने तो निकल नहीं रहे, बस इसलिए हो गई क्योंकि जो नई साइड में बिल्डिंग बनी है ना, मेरे घर के जो नई साइड में बिल्डिंग वो 2 करोड़ की बिक रही है, वो 2 करोड़ की बिक रही है। तो इसलिए मैंने भी मान लिया कि हाँ जी 2 करोड़ की बिक रही, तो मेरी भी 2 करोड़ की है। आप तो अभी यही हो, आप तो वो कैश आउट नहीं करोगे। आप जिस दिन कैश आउट करने जाओगे उस दिन भी वो शायद 2 करोड़ की निकले, शायद उतनी भी ना निकले, क्योंकि फ्लैट डेप्रिशिएट करते हैं। लैंड डेप्रिशिएट करती है, फ्लैट डेप्रिशिएट करते हैं, 15 साल की डेप्रिशिएशन। तो जब डेप्रिशिएट करते हैं तो 15 साल में तो हिलेगी बिल्डिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रेंटिंग या बाइंग, मतलब मेरा हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन है कुछ ना कुछ। मेरे को हर जगह पे लगता है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अब म्यूचुअल फंड और उस पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे म्यूचुअल फंड पे अब इन्वेस्टिंग करने निकलो आप 5,000 10,000 रुपए डालोगे म्यूचुअल फंड में, बस आप, मैं बोलूंगा यार 20 डालो ना। आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह अगर है ना, तो आप 50,000 रुपए EMI भर दोगे, घर की भर दोगे, एक अग्रीमेंट है। हाँ। लेकिन मैं बोलूं 1 लाख रुपए की तनख्वाह में 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालो, आप डालोगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं डालोगे। आपको मैं बोलूं 20,000 रुपए डाल दो, आप नहीं डालोगे। आप डालोगे 12-13 हजार रुपए सिर्फ। तो ये जो 12-13 हजार और 50,000 रुपए के बीच में 27-28 हजार का डेफिसिट आ रहा है, सॉरी 37,000 रुपए का डेफिसिट है ना सर, ये डेफिसिट कभी भी उसको कवर नहीं कर पाएगा जो प्रॉपर्टी देगी आपको। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही करूंगा 15-20 लाख रुपए, वही मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी EMI पे लेके 20 साल की EMI पे लेके 30 साल बाद 7-8 करोड़ की होगी, इन्फ्लेशन सब मिला जुला के। म्यूचुअल फंड भी 20 लाख रुपए के जाके 2-3 करोड़ रुपए ही होंगे। मतलब आप कह रहे हो चलो म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो मिल जाएगा प्रॉपर्टी के बराबर, ज्यादा मिलेगा, लेकिन आदमी उतना डालेगा नहीं, उतना कॉर्पस नहीं इकट्ठा कर पाओ, उतना पैसा नहीं डाल पाओगे आप उसमें। आदमी 50,000 की EMI फ्लैट की दे देगा, लेकिन 50,000 म्यूचुअल फंड में नहीं डालेगा। क्यों देगा? क्योंकि कंफर्मिटी है। आपके पेरेंट्स आपके साथ लगे रहेंगे, बेटा अरे वाह हमारे बच्चे ने फ्लैट खरीद लिया। अब आप बोलो पापा मैं 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, तो पापा को रात को नींद थोड़ी आएगी उस दिन।
उस दिन क्या है, हफ्ते भर तक डूब आपको गए घर थे। बुलाएंगे, बेटा आ जाओ तुम, तुम्हें पहले समझाते हैं, तो 4 पड़ोसी बुलाएंगे, बैठाओ इनको, ये देखो जी हमारा बच्चा पागल हो गया है, 1 लाख रुपए तनख्वाह में 50,000 रुपए जो म्यूचुअल फंड में डालने लगा है। वहीं आपको वो 50,000 रुपए की EMI जरूर करवा देंगे, खुद करवा देंगे, बेटा आप 1 लाख कमाने लगे हो, 50-55 हजार रुपए की EMI बनवा लो घर की, वो करवा देंगे, कम से कम घर तो अपना हो जाएगा, घर हो जाएगा अपना। तो ये बस मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। और फिर अब जब 10,000 रुपए डालूंगा या 12,000 रुपए डालूंगा म्यूचुअल फंड में, तो बचे 37,000 तो है मेरे पास। अब ये 37,000 का क्या करूंगा मैं, सेव थोड़ी करने वाला हूं मैं। इससे वही कंजप्शन, जो GDP बढ़ रही है हमारी, दैट इज दिस कंजप्शन ओनली सर। ओके, मैंने क्या कर लिया, और आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए के खर्चे थे ना अगर मेरे, तो महंगाई सिर्फ 50,000 की बढ़ी है, यानी कि आज की डेट में सिर्फ 1.5 लाख के खर्चे होने चाहिए थे, लेकिन वो खर्चे 2 लाख पे पहुंच गए हैं। तो 50,000 की महंगाई बढ़ गई और 50,000 रुपए की एडिशनल खर्चे ऐड हो गए, कंजप्शन बढ़ गई 50,000 रुपए की। तो मैं 1 लाख रुपए 10 साल पहले, 2 लाख नहीं है आज के, वो है 1.5 लाख ही, 50,000 तो मैं और एक्स्ट्रा खर्चने लगा हूं। क्यों खर्चने लगा हूं भाई, ई-कॉमर्स आ गया, तो मेरे हाथ में अभी फोन है, और बैठे बैठे, पहले मैं क्या था, पहले मैं देख रहा था एक दिन की मैं कपड़े खरीदने कब जाता था, तो मैं कपड़े खरीदने जाता था दिवाली पे, अपने बर्थडे पे, अगस्त में जब सेल लगती थी तब। तो मैं देखा, मैंने कहा 3 बार कपड़े खरीदता था पूरे साल में मैं। अब मैं हर महीने में 3 बार खरीद लूंगा ना, कि मैं बैठा हुआ यार, क्या करूं यार, इंस्टाग्राम रील देख ली मैंने, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ना, तो देख लिया, अरे यार बड़ी सुंदर लग रहा है यार, बड़ा इसने अच्छे कपड़े पहने हुए भाई, अपने पास भी होना चाहिए। तो खोला मिंत्रा और ऑर्डर कर दिया। अब पैसे तो है नहीं भाई यार, अरे पैसे नहीं है यार, 3,000 की पैंट है, क्रेडिट कार्ड, चलो क्रेडिट कार्ड से मंगा लेता हूँ, 200 रुपए EMI बन रही है, 200 रुपए EMI आ गई, हाँ 250 रुपए EMI में मैंने पैंट खरीद ली, और 250 रुपए में बन भी रही है EMI। तो मेरे पास टाइम, एनर्जी और मनी, इनका इजी एक्सेस क्रिएट हो गया। पहले मैं टाइम निकालता था, पूरे हफ्ते डिसाइड करता था कि संडे को शॉपिंग जाऊंगा और उस दिन 10,000 रुपए की शॉपिंग करके आऊंगा। आज मैं मंडे से लेके संडे तक, जिस टाइम ऑफिस में बैठा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं कुछ भी खोल के कहीं से भी ऑर्डर कर सकता हूं, और मेरे पास उसको बैक करने के लिए मेरे पास एक्सेस टू कैपिटल है। और इन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला लगा है जिसको बोलते हैं हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। गाड़ी खरीद लो, घोड़ा खरीद लो, आईफोन खरीद लो, ऐसे करके फोटो डालनी है जी, गाड़ी चमकानी है, नई गाड़ी आ गई तो वो आपको और मोहित करती है।